हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कितने तरह के मार्केट होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरह के मार्केट को क्या कहा जाता है, यही सब हम करेंगे इस वीडियो में। और मेरा ये वीडियो टारगेटेड है स्पेशली एनटीए यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए। उनका एग्जाम आने वाला है, तो अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले मार्केट होता क्या है? तो देखिए, नॉर्मली किसी इंसान को कहें क्या मार्केट होता है तो वो कहेंगे एक ऐसी प्लेस जहां पर बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो वहां जाके जाके सामान लेके आते हैं, तो वो होता है मार्केट। लेकिन देखिए, थोड़ा सा हाईटेक जमाना है, तो हम मार्केट किसको कहेंगे और इकोनॉमिक्स में हम मार्केट किसे कहते हैं कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो ज्योग्राफिकल कोई प्लेस हो, वर्चुअल प्लेस भी हो सकती है। तो ये क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर बायर्स और जो सेलर्स हैं, जो खरीदार हैं और जो बेचने वाले हैं, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, अपनी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई ज्योग्राफिकल प्लेस भी हो सकती है, कोई वर्चुअल प्लेस भी हो सकती है, जैसे कि इंटरनेट, तो उसे हम मार्केट कहते हैं। जैसे इंटरनेट पे कई सारी साइट्स है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे मार्केट्स हैं। इसके अलावा भी और भी कहीं कई वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनल वर्चुअल इंटरनेशनल फेयर्स भी लगते हैं इंटरनेट पे। तो वो सारा जो है वो मार्केट के अंतर्गत आता है। वो सारे जो है उन सबको मार्केट कहा जाता है। तो न सिर्फ वो एक जो स्पेसिफिक आप लोकल मार्केट में जाते हैं जहाँ शॉप्स वगैरह होती है, न सिर्फ उन्हें मार्केट कहा जाता है, बल्कि जो वर्चुअल प्लेसेस होती हैं या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर जो खरीदार हैं और जो बेचने वाले हैं वो संपर्क में आते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम बाजार कहते हैं। तो किसी भी जो है प्लेटफॉर्म को बाजार कहने के लिए या मार्केट कहने के लिए उसमें क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वहां पर जो है बायर्स होने चाहिए, ठीक है। बायर्स खरीदार होने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ बायर्स हु आर रेडी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि वस्तुओं को या सेवाओं को खरीदने के लिए तैयार हो, ऐसे बायर्स होने चाहिए। फिर क्या है, सेलर्स होने चाहिए, बेचने वाले भी होने चाहिए, विक्रेता भी होने चाहिए। क्रेता के साथ साथ विक्रेता वो जो कि वस्तुओं या सेवाओं को बेचने के लिए तैयार हो, ठीक है। साथ में गुड्स एंड सर्विसेज भी होनी चाहिए खरीदी और बेचे जाने के लिए। और एक कॉमन प्लेटफॉर्म या एक प्लेस होनी चाहिए जहां पर बायर्स और सेलर्स का इंटरेक्शन हो सके। लास्ट में जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके बीच में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए एक कंपटीशन होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे मार्केट। तो ये जो सारे फीचर्स हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर होंगे तो ही हम उसे मार्केट कहेंगे। ये सारे फीचर्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो अब देखिए कितने तरह के मार्केट्स हो सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स हम देखते हैं। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन। तो देखिए दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन और ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो हर एक मार्केट की अपनी अपनी विशेषता है जिसके आधार पर हमने उसको जो है डिवाइड किया है और वो एक दूसरे मार्केट से भिन्न है या डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखिए परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करें, मोटे मोटे तौर पर बहुत सारे बायर्स होने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए और उनके बीच में पूरी तरह से प्रतियोगिता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे होमोजीनियस होते हैं, उसके बहुत सारे बेचने वाले भी होते हैं, बहुत सारे खरीदार भी होते हैं और
एक परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति होती है वहां पर। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम सबसे पहले बात करें तो है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है सिर्फ एक सेलर होता है, एक ही वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, और जो है बायर्स होते हैं, खरीदने वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। प्रोडक्ट जो है आइडेंटिकल होता है, एक ही प्रोडक्ट है, उसका कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं है, कोई और उस प्रोडक्ट को ना तो बेचता है, ना ही उसका कोई नियर सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल हम ले तो रेलवेज का एग्जाम्पल ले, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, हमारा रेल मंत्रालय चलाता है, और ये जो है एक मोनोपोली है। प्राइवेट रेल्स अभी तक नहीं है, अब आने वाली है, बाजार में आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी से पहले तक की जो 2020 से पहले तक की स्थिति देखें तो यहाँ पर मोनोपोली है हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थोड़ा सा बहुत ही मतलब रियलिस्टिक जो हमारा मार्केट है, रियलिस्टिक वर्ल्ड है, वहां पे ये पाया जाता है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, बहुत सारे जो है खरीदार हैं, और जो सेलर हैं, बेचने वाले, वो थोड़े होते हैं, बायर्स की अपेक्षा थोड़े होते हैं। प्रोडक्ट जो होते हैं हालांकि एक ही तरह का होता है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। कुछ डिफरेंस मतलब उसका कलर अलग हो सकता है, उसकी स्मेल अलग हो सकती है, ऐसा कुछ कुछ डिफरेंस हो सकता है। बेसिकली वो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, और बहुत ही ज्यादा ह्यूज कंपटीशन होता है बायर्स सेलर्स के बीच में। एग्जाम्पल मैं दूं तो सेल फोन्स, या जैसे हम कह सकते हैं कि सोप है। अगर मैं सोप का एग्जांपल दूं तो बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं होते, लेकिन बायर्स बहुत सारे होते हैं, ऑलमोस्ट हर इंसान सोप को खरीदता है। और जो है एक तरह से लगभग एक जैसा प्रोडक्ट होते हैं सारे, चाहे लक्स ले लें या पामोलिव ले लें या कोई और गोदरेज नंबर 1 ले लें, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत एक ही होते हुए भी वो सब अपने आप में डिफरेंट होते हैं। किसी का कलर अलग है, स्मेल अलग है, किसी में कोई स्पेशल फीचर डाला हुआ है, तो सेम होते हुए भी वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद ओलिगोपोली की बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, जबकि कुछ एक ही सेलर्स होते हैं। जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल होता है, और बहुत ही डेडली, या जिसे हम कहें कट थ्रोट कंपटीशन होता है मार्केट में, जो कुछ थोड़े बहुत सेलर्स हैं उनके बीच में। जैसा कि मैं एग्जांपल हूँ, कार मार्केट, बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं होते हैं, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा मतलब कड़ी प्रतियोगिता होती है, कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, डेडली कट थ्रोट कंपटीशन होता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी मार्केट जो है वो समझ में आए होंगे। थोड़ा सा इनको डिटेल करते हैं, डिटेल में समझते हैं, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए स्पेशली। तो देखिए, इस वीडियो में हम करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली को हम एक डिफरेंट वीडियो में लेंगे, क्योंकि इसमें 4 जो मॉडल है वो भी हमें करने होंगे, और एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ओलिगोपोली को एक डिफरेंट वीडियो में लेंगे, और बाकी तीनों तरह के मार्केट्स को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। तो परफेक्ट कंपटीशन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स लें तो सबसे पहले जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत ज्यादा ही बहुत संख्या में जो है खरीदने वाले भी होते हैं, और बेचने वाले भी होते हैं। और जो नंबर है वो इतना ज्यादा लार्ज होता है, इतना बड़ा होता है, खरीदने वाले भी इतने ज्यादा होते हैं, और बेचने वाले भी इतने ज्यादा होते हैं, कि कोई भी जो बायर है वो अ, अम, कोई भी जो सेलर है वो प्राइस पे अपना इफेक्ट नहीं डाल सकता, वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, और जो बायर हैं उन पे प्राइस चेंज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। खरीदार भी इतने ज्यादा हैं और बेचने वाले भी इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई सेलर अपने प्राइस को कम या ज्यादा करता है तो उसका बायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बायर जब चाहे उस सेलर को छोड़कर दूसरे सेलर के पास जा सकता है, और जो सेलर है वो कोई भी सेलर जो है प्राइस पे अपना इफेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर वो प्राइस पे अपना इफेक्ट डालेगा, प्राइस को ज्यादा करने की कोशिश की सपोज उसने, तो क्या होगा, जो बायर्स हैं वो दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे। तो दैट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो प्राइसेस होती है वो गिवन होती हैं और इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स होती हैं। फिक्स क्यों होती हैं, अब देखिए जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइसेस फिक्स क्यों होती हैं, यानी या हम एक तरह से दें, क्वेश्चन आता है, व्हाई फर्म इज प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर इन परफेक्ट कंपटीशन।
ठीक है, क्योंकि अगर देखिए सपोज वो कोशिश करती है कि प्राइस को बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर वो अपनी प्राइस को बढ़ाती है, वो सोचती है प्राइस को बढ़ा के वो ज्यादा प्रॉफिट ले ले, तो क्या होगा, जो भी खरीदार हैं वो दूसरे फर्म्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत सारी फर्म्स है मार्केट में, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो अगर जो कम प्राइस पे दे रहा है तो ऑब्वियसली बायर्स जो हैं जो दूसरी फर्म्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जो कि कम प्राइस पे दे रहे हैं। तो जो क्या होगा कि फर्म जो है प्राइस राइज होने से वो उनकी जो बिक्री है वो घट जाएगी। जो फर्म अपनी प्राइस को बढ़ाएगी उस फर्म की बिक्री घट जाएगी, बिक्री घट जाएगी, वो अपने कस्टमर्स को खो देगी। तो उससे क्या होगा, वो फिर से अपनी प्राइसेस को कम कर देगी, यानी उसका प्राइस राइज करने का जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा, फिर से अपनी प्राइसेस को कम कर देगी ताकि कस्टमर्स वापस आ जाए। और इन केस अगर वो प्राइस को कम करने की कोशिश करती है फर्म, अगर वो सोचती है मैं प्राइसेस कम कर दूं तो सारे कस्टमर्स मेरी तरफ आ जाएंगे और मुझे प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा कि सारे बायर सच में शिफ्ट हो जाएंगे उस फर्म की तरफ जिसने प्राइस को कम किया है। लेकिन क्या होगा, जो दूसरी फर्म्स हैं वो भी अपनी प्राइसेस को कम कर देंगी। तो क्या होगा, दूसरी फर्म्स भी अगर अपनी प्राइसेस को कम कर देंगी तो फिर से जो बायर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा और लास्ट में जो इंडस्ट्रियल प्राइस जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, जो कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई की जो पावर्स होती हैं उससे डिसाइड होती हैं। क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जहां पर कट करती हैं वहां पर प्राइस डिसाइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने लिया है आउटपुट, वाई एक्सिस पर प्राइस है, तो ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन होगी। चाहे जितना भी आउटपुट है प्रोड्यूसर को या जो सेलर है उसको इसी प्राइस पे जो है अपना प्रोडक्शन बेचना होगा। तो ये क्या है, ये डिमांड कर्व भी होता है, ये प्राइस लाइन भी होती है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व भी होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में, और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होगा, बिकॉज हर अगली यूनिट पे जो रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर ही होगा। तो मैंने जो रेवेन्यू वाला जो वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि वहां पर जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें AR, MR और TR का कैसा शेप होता है। तो यहाँ पे ये जो TR है, TR भी ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ऊपर चढ़ता हुआ होता है। ठीक है, बिकॉज AR जो है वो स्टेबल है, फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, नॉट द फर्म इज नॉट द प्राइस मेकर, फर्म कैन नॉट बी प्राइस मेकर। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल एंड एग्जैक्टली सेम इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज एंड फीचर्स। बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं, या जैसे कि हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है कि अगर कोई भी फर्म अपनी प्राइस को चेंज करने की कोशिश करेगी तो जो कंज्यूमर है वो एक फर्म से दूसरी फर्म की तरफ मूव हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सपोज प्राइस इंक्रीज कर दी किसी फर्म में तो उसके कस्टमर्स चले जाएंगे, वो अपने कस्टमर्स को लूज कर देगी, तो फिर क्या होगा, वो फिर से अपनी प्राइसेस को बढ़ाएगी। और इसका क्या मतलब है, कोई भी फर्म जो है हायर या लोअर प्राइसेस नहीं चार्ज कर सकती सेम प्रोडक्ट के लिए। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है इसकी विशेषता है। ओके, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये क्या इंश्योर करता है, जो प्राइस है वो एक जैसी रहेगी, पूरे मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस रहेगी। नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, फर्म के मार्केट में एंटर होने के लिए, नए फर्म के मार्केट में एंटर होने के लिए या किसी पुरानी फर्म को मार्केट छोड़ने के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री होती हैं एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी। ठीक है, तो उसका क्या आउटकम होता है, उसका आउटकम ये होता है कि कोई भी लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होते हैं। क्योंकि क्या होता है लॉन्ग रन में, अगर कोई भी नई फर्म आती है, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट से नए लोग जो हैं उस लाइन में आने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो नई फर्म्स है वो मार्केट में एंटर करती है अगर शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो जो नई फर्म आएंगी, नई फर्म के आने से क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज होना दैट मीन्स डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज होने से डिमांड
सॉरी सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइसेस कम होगी। जितनी ज्यादा मार्केट में सप्लाई होगी उतनी ज्यादा प्राइसेस कम होती जाएंगी। तो क्या होगा, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। प्राइसेस कम होंगी तो एबनॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे और फिर हम कहाँ आ जाएंगे, वही अपने नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट पर लॉन्ग रन में। ठीक है, अब इन केस अगर लॉस हो रहा है, शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या होगा, पुरानी जो फर्म्स हैं वो मार्केट को छोड़ देंगी। तो मार्केट को छोड़ने से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई अगर मार्केट में कम है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। प्राइसेस इंक्रीज होने से क्या होगा, जो एबनॉर्मल लॉसेस थे वो खत्म हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे और फिर से जो है मार्केट जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या फर्म जो है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट की तरफ आ जाएगी। दैट मीन्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट इसकी एक विशेषता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फर्म है, फर्म को लॉन्ग रन में जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलते हैं या एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलते हैं। फर्म को लॉस भी नहीं होता और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी नहीं मिलते। अब नेक्स्ट जो है तीन कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लेंगे, तीन विशेषताएं। परफेक्ट नॉलेज होती है, यानी कि जो दोनों बायर्स और सेलर्स, क्रेता और विक्रेता दोनों को जो मार्केट है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है कि कितनी प्राइसेस है, क्या हो रहा है, कितनी सप्लाई आ रही है, सब कुछ। कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, तो बायर्स को भी कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसफर कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ती। उससे भी जो प्राइसेस एक मार्केट से दूसरी मार्केट में प्राइसेस बिल्कुल बराबर रहती हैं। किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा प्रमोशनल कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट जो है वो नहीं होती। तो इसलिए होमोजीनियस जो प्रोडक्ट है उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है सिर्फ वही रहेगी, किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगी। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस बनी रहती है। ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकता है कि कोई चीज मैंने यहाँ जोधपुर में प्रोड्यूस की और मुझे वहां हैदराबाद भेजनी है, तो जोधपुर में तो उसकी अलग प्राइस होगी, लेकिन हैदराबाद तक पहुंचने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, तो दैट मीन्स यहाँ से जब वो हैदराबाद जाएगी तो हैदराबाद में उसकी प्राइसेस अलग हो जाएंगी, तो यूनिफॉर्म प्राइस नहीं रह पाती। इसलिए कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। अगर मैं कोई एडवर्टाइज पे ज्यादा खर्च करी हूँ, प्रमोशनल कॉस्ट मेरी ज्यादा है सेलिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो क्या होगा, वहां पे भी चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हो सकता है एक सेलर और दूसरे सेलर की प्राइसेस में फर्क आ जाए। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई प्रमोशनल कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। तो इन सब चीजों की वजह से प्राइस की जो यूनिफॉर्मिटी है या जो एक जैसी प्राइस है पूरे मार्केट में विद्यमान रहती है। राइट, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या क्रक्स क्या है, हमने ये जो पूरा जो देखी परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखे, उसको थोड़ा सा अब एक बार फिर से सम अप करते हैं। लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक थे परफेक्ट मोबिलिटी होती है। परफेक्ट मोबिलिटी होती है दैट मीन्स कि अगर कहीं पर ज्यादा प्राइस पे मिल रहा है तो जो बायर है वो दूसरे मार्केट में जाके ले सकता है जहां पर प्राइसेस कम हो, तो उससे जो डिमांड है वो एडजस्ट होती है और उससे प्राइसेस वापस यूनिफॉर्म हो जाती हैं। तो अब देखिए थोड़ा इसका क्रक्स, इसको एक बार फिर से सम अप करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दैट मीन्स नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस एंड देयर प्रिवेल्स यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस। Homogeneous products, that means the products of different firms are qualitatively and quantitatively, both qualitatively and quantitatively homogeneous, hence are substitutes. Free entry and exit, all firms earn zero economic profits in long run due to free entry and exit. Perfect knowledge, buyers and sellers are aware of market conditions. No seller can sell at a price higher or lower than market price. No cost of transportation, no promotional selling cost. Perfect mobility, that means गारंटी ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस। ठीक है, ये जो लास्ट की चारों हैं, इट दे ऑल इम्प्लाइज दैट देयर इज गारंटी ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस इन होल मार्केट। राइट, तो ये था परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। इसके बीच का जो डिफरेंस है मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने इसे डिटेल में बताया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसका मैं लिंक भी यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूंगी। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन में क्या फर्क है। सबसे पहली बात, तो प्योर कंपटीशन जो है एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन एक
वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है, नैरो कंसेप्ट है बिकॉज और देखिए सच कहें तो प्योर कंपटीशन जो है वो रियल वर्ल्ड में जो है प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन है रियल में एग्जिस्ट करना उसका बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए दोनों में लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, लेकिन जो प्योर कंपटीशन है वहां पर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। तो ये जो है ये एक थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट है, इसको आप डिटेल में जरूर देखिएगा मेरे वीडियो में जिसका मैंने लिंक दे रखा है। अब आगे देखिए हम मोनोपोली करते हैं। देखिए मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली का मतलब है कि मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर है, बहुत सारे बायर्स होते हैं लेकिन एक सिंगल सेलर होता है, सिर्फ एक ही सेलर होता है। एक ही सेलर का क्या मतलब है कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मार्केट में प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है और एक ही सेलर है। कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन हो, जो नए सेलर्स हैं या जो नए प्रोड्यूसर्स हैं उनकी मार्केट में एंट्री बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, उनका मार्केट में आना मना है। तो उस केस में क्या होता है, जो मोनोपोली फर्म होती है, मोनोपोली फर्म जो है वो प्राइस मेकर होती है। याद रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म थी वो थी प्राइस टेकर, मोनोपोली में होती है प्राइस मेकर। तो क्या है कि प्राइस मेकर तो होती है लेकिन जो कंट्रोल जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो कितनी क्वांटिटी बेचेगी। एक्चुअली होता ये है कि अगर वो प्राइसेस को बढ़ा देती है तो जो क्वांटिटी की डिमांड है वो कम हो जाती है, प्राइसेस को कम कर देती है तो जो क्वांटिटी है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए परफेक्ट नॉलेज होती है बायर को और सेलर को मार्केट की। तो अब यहाँ पे देखिए इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस में और डिमांड में, प्राइस में डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट मीन्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इस तरह का डिमांड कर्व रहेगा जिसे कि हम AR कर्व भी कहते हैं और जो कि प्राइस कर्व भी होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एक ही चीज के अलग अलग यूज के लिए अलग अलग प्राइसेस डिसाइड की जा सकती हैं। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कहूं, अगर कमर्शियल यूज है तो कमर्शियल यूज के लिए अलग प्राइस डिसाइड होती है और डोमेस्टिक यूज के लिए अलग प्राइस डिसाइड होती है। एक ही चीज को आप डोमेस्टिक मार्केट में अलग प्राइस पे बेच सकते हैं और जो फॉरेन मार्केट है या जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो अलग प्राइस पे बेच सकते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। तो इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे बाद में एक अलग वीडियो में कि किस किस तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे किया जाता है। तो अब ये देखिए ये मैं बता चुकी हूँ डिमांड कर्व जो है मोनोपोलिस्ट का, इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये AR भी होता है, डिमांड कर्व भी होता है और प्राइस लाइन भी होता है, ठीक है। और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस में और डिमांड में। अब देखिए मोनोपोली क्यों बनती है, इसके क्या रीजंस होते हैं थोड़ा वो देखते हैं हम। मुख्य रूप से ये 4 रीजन है। सबसे पहला पेटेंट राइट, अगर कहीं कोई नया इनोवेशन होता है तो जो इनोवेशन करने वाला है वो उसका पेटेंट करा लेता है तो उसके प्रोडक्शन और सेलिंग के सारे राइट्स उसके पास ही रहते हैं जिसने इनोवेशन किया है, जो इनोवेटर है उसी के पास रहते हैं। तो वहां पे जो है मोनोपोली बन जाती है उसकी। तो पेटेंट राइट मींस एक्सक्लूसिव राइट्स टू इनोवेटर्स टू यूज एंड सेल द इन्वेंशन, ठीक है। दैट मीन्स कि वो जो सेम प्रोडक्ट है या सेम टेक्निक है कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर उसे यूज नहीं कर सकता, तो इस केस में इनोवेटर जो है उसकी मोनोपोली हो जाती है मार्केट में। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लें तो अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर कोई नया वैक्सीन इनोवेशन होता है, इन्वेंशन होता है, नए वैक्सीन का कोई भी कंपनी करती है तो उसके पास ही उसके प्रोडक्शन के और सेल के जो है सारे राइट्स रहते हैं और वो उसमें उसके उस मार्केट में उसकी मोनोपोली होती है। अब बात करें कार्टल्स की, कार्टल्स क्या है, कार्टल्स यानी कि
जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं वो एग्रीमेंट कर लेती हैं, ठीक है, एग्रीमेंट कर लेती हैं कि ये प्राइस रहेगा, हम इतना मार्केट में कितना क्वांटिटी बेचेंगे, ठीक है, या किस फर्म का कितना शेयर रहेगा, इस तरह से वो अपना एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेती है। तो उससे क्या होता है, मोनोपोली का जन्म होता है। एग्रीमेंट में क्या एम होता है कि उन दोनों के बीच में कंपटीशन जो है वो अ, खत्म हो जाता है। कि एक तो होता है कि अगर सपोज जैसे 2 ही फर्म है या 3 ही फर्म है, तो उन दोनों के बीच में या तीनों के बीच में कंपटीशन रहेगा कि कौन कितनी प्राइस पर बेचता है, किसके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं। इसकी बजाय अगर वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लें कि उस प्राइस पे बेचा जाएगा, दैट मीन्स पूरे मार्केट में उस चीज की प्राइस उतनी ही रहेगी। और फिर किस किस कंपनी का कितना शेयर बेचा जाएगा वो भी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मार्केट के शेयर पर मेजर कंट्रोल आ जाता है, उनका मार्केट पर कंट्रोल आ जाता है और मोनोपोली का जन्म होता है। अब देखिए नेक्स्ट है लाइसेंसिंग। अगर गवर्नमेंट कोई एक प्रोडक्ट के लिए एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन के लिए किसी को लाइसेंस देती है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर को लाइसेंस देती है, तो वहां उसकी मोनोपोली हो जाती है, गवर्नमेंट जो लाइसेंस देती है उसकी वजह से। और जो लास्ट है वो है इंडोमेंट या ओनिंग रिसोर्सेज। तो जो नेचुरली अगर किसी के पास कोई रिसोर्सेज हैं, तो वहां पर वो उसकी मोनोपोली हो जाती है। नेचुरल फिनोमेना है। एक कोई भी अगर पर्टिकुलर रिसोर्स को आप ओन करते हैं, पर्टिकुलर रिसोर्स का कोई मालिक है, तो या कोई ग्रुप उस पर्टिकुलर रिसोर्स का मालिक है, तो वो अपनी मोनोपोली को एंजॉय कर सकता है। ओके, तो ये थी मोनोपोली। अब अपना लास्ट रहेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक बाजार। ठीक है, हमने किया एकाधिकारी बाजार, अब हम करेंगे एकाधिकारात्मक बाजार या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये बहुत कुछ जो है हमारे परफेक्ट कंपटीशन जैसा है, लेकिन ये जो है रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। और सबसे बड़ी चीज जो उसमें परफेक्ट कंपटीशन और इसमें जो डिफरेंस है, फर्स्ट जो है वहां पर थे परफेक्ट कंपटीशन में हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, वो सेम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेम होते हुए भी डिफरेंट होते हैं। सेम होते हुए भी डिफरेंट कैसे होते हैं, तो देखिए जैसे मैंने आपको सोप का एग्जांपल दिया, या आप सेल फोन का एग्जांपल ले लीजिए। तो सेल फोन जो है, स्मार्टफोन अगर आपको लेना है, एक रेंज का स्मार्टफोन है, अगर 20,000 की रेंज में ले रहे हैं, तो सभी कंपनीज के, चाहे आप ओप्पो का लें, सैमसंग का लें, ऑलमोस्ट सब में फीचर्स सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा किसी किसी में डिफरेंस होता है। तो इसलिए वो सेम होते हुए भी सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सोप का एक एग्जांपल लिया था, सोप सपोज आप लक्स का लेते हैं, या आप पामोलिव का लेते हैं, आप हमाम लेते हैं, लाइफ बॉय लेते हैं, सभी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन फिर भी वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। कुछ ना कुछ छोटे मोटे फीचर्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, कि ये ग्लिसरीन वाला है, ये वो वाला है, इसमें ऐसी खुशबू है, कलर ऐसा है, ये क्रीमी है। तो इस तरह के छोटे मोटे फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो वो सेम होते हुए भी वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब दूसरा दूसरा इसमें जो डिफरेंस है मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में, वो डिफरेंस ये है कि जो सेलिंग कॉस्ट है, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन है वहां सेलिंग कॉस्ट जीरो होती है। देखिए सेलिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब आप एक दो तरह की कॉस्ट होती है, मैंने अपनी कॉस्ट के वीडियो में बताया था। एक तो आप किसी के प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट, वस्तु के प्रोडक्शन में जो आप उसके लिए रॉ मटेरियल लाए या जो इनपुट आपने लगाए, तो वो सारा जो होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। और एक सेलिंग कॉस्ट होती है उस वस्तु को बेचने के लिए, यानी आप उसका एडवर्टाइज करते हैं, कई होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, टीवी में ऐड चलाते हैं, रेडियो में ऐड चलाते हैं, तो वो होती है सेलिंग कॉस्ट, जिसका उसके प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो जहां मोनोपोलिस्टिक मार्केट है वहां सेलिंग कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा, सेलिंग अच्छी वाली, मतलब हैवी सेलिंग कॉस्ट होती है, अच्छा एडवर्ट किया जाता है। लेकिन जब परफेक्ट कंपटीशन है तो वहां सेलिंग कॉस्ट जीरो होती है। तो ये मेन दो डिफरेंस है। उसके अलावा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फटाफट से देखते हैं हम। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत ज्यादा संख्या में जो बायर्स होते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो सेलर्स होते हैं। तो जो बायर्स होते हैं वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, और जो सेलर्स होते हैं वो भी यूजली जो है उनका क्या होता है कि मार्केट में इतना छोटा शेयर होता है कि वो बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं डाल डाल सकते। तो क्या होता है, ईच फर्म कैन फॉलो इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी इग्नोरिंग द रिएक्शन ऑफ राइवल।
ठीक है, यानी कि हर एक जो फर्म है, कोई भी जो फर्म है, वो अपनी प्राइस पॉलिसी, अगर लक्स साबुन है, लक्स साबुन जो है वो 50 रुपीज का हो सकता है, लाइफ बॉय है तो 20 रुपीज का ही हो सकता है। ऐसे हर एक जो फर्म है वो अपनी प्राइस पॉलिसी डिसाइड करती है। बायर्स जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कोई भी वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सो दैट नो बायर कैन इन्फ्लुएंस प्राइस बाय चेंजिंग हिज हर डिमांड। ठीक है, बहुत सारे इतने सारे बायर्स है, एक आदमी नहीं भी खरीदा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है बायर्स की जो एक्टिविटीज है उसका प्राइसेस पे। और जो सेलर्स हैं, जो क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो क्या होता है वो अपनी अपनी प्राइस पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं, राइवलरी की चिंता किए बिना, इस बात की चिंता किए बिना कि जो दूसरा उसका कंपटीटर है वो क्या प्राइस रख रहा है। उसको बस अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं या कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी है और उसको फिर एडवर्टाइज में भी उसको इतना अच्छे से प्रस्तुत करना है कि वो कस्टमर को अपने ओर आकर्षित कर पाए। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे हम देखते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मैंने बता दिया है। सेलिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ये किस लिए होती है, इसका क्या एम होता है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकें, लोगों को बता सकें कि उसके प्रोडक्ट में और दूसरी फर्म्स के प्रोडक्ट में क्या फर्क है और उनका प्रोडक्ट कैसे बेहतर है। तो उससे क्या होता है कि वो कस्टमर को वो कन्विंस कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है क्वालिटी में, और इसलिए फिर अगर प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो ज्यादा कीमत पर भी उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है फर्म्स की, और इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, जो बायर्स हैं उनको जो है पूरी नॉलेज नहीं होती है मार्केट की, डिफरेंशिएट किया गया है कितना सही है कितना नहीं है, वो इन्फ्लुएंस्ड रहता है। ठीक है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी होती है। तो जो है कोई भी नई फर्म के एंट्री और एग्जिट के लिए कोई भी जो है ऑब्स्टिकल नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है, फर्म्स को लॉन्ग रन में जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में था। और साथ ही साथ क्या है, ये जो फर्म है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से जो फर्म है वो क्या होती है, वो होती है हमारी प्राइस मेकर। फर्म जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में फर्म प्राइस मेकर होती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है। तो यहाँ हमने तीनों मार्केट कवर किए हैं। अब हमारा ओलिगोपोली बचता है, जो कि हम एक बिल्कुल डिफरेंट वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा वो। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।